Hey aviators, welcome to Pilot Pathway. So we are starting with metallurgy and first chapter atmosphere. I'll link the PDF of IC Joshi in the description. Okay, so without wasting time, let's begin. So let's begin with the basic question. What is metallurgy? Metallurgy is the science of atmosphere, the branch of science dealing with the Earth's atmosphere and physical process occurring on it. मेटलर्जी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ डील करती है और जो फिजिकल प्रोसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं वो सब मेटलर्जी के अंदर आता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेयर. देखो, ये वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, फिर थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ना है, देन आईएससी डेविएशन है, ऑल्सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है. बहुत ज़्यादा है नहीं, और ये मैं बताऊँ आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा जियोग्राफी में, सो इट्स अ वेरी इजी concept. So let's begin. Okay, so atmosphere of Earth is an envelope of homogeneous mixture of gases. Homogeneous mixture क्या होता है कि हम homogeneous mixture है, मतलब हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम अलग नहीं दिखा सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे देख के कि वो homogeneous mixture है. So atmosphere of Earth is envelope of homogeneous mixture of gases. Homogeneous mixture of gases is called air. Okay. So atmosphere क्या है? Envelope है homogeneous mixture का, which is around the Earth. So it surrounds the Earth and is attached to it due to the gravity. अर्थ को सराउंड कर रहा है और ग्रेविटी की वजह से इससे अटैच है. ऑफ कोर्स ग्रेविटी खींचती है सब चीज को, एटमॉस्फेयर को खींच के रखा है, इसीलिए एटमॉस्फेयर अटैच्ड है. अब इसमें होता क्या है मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ. ओके, लेट्स कंसिडर दिस इज़ आवर अर्थ. ओके, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कितना थिक है? 480 किलोमीटर थिक है अर्थ का एटमॉस्फेयर. ओके, बट 16 किलोमीटर में 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर 16 किलोमीटर में ही आ जाता है. क्यों ऐसा? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है, वो एटमॉस्फेयर को एकदम खींच के रख रहा है. ठीक है, एकदम खींच के रख रहा है, इसलिए इधर अर्थ के फ्यू किलोमीटर्स में एकदम थिक एटमॉस्फेयर है. पर तुम जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे थिन होता चला जाता है, फिर वो आउटर स्पेस में कंबाइन हो जाता है. ओके, सो अर्थ का एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ दी अर्थ के फ्यू किलोमीटर्स में ही है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है, वो खींच के रख रहा है. पर जैसे तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो पर जैसे तुम्हारे किलोमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं अर्थ से, जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो वैसे एटमॉस्फेयर थिन हो, धीरे धीरे वो आउटर स्पेस में मर्ज हो जाता है. ओके, सो इसकी अर्थ एटमॉस्फेयर की कोई अपर लिमिट्स नहीं है, जस्ट वो ऊपर ऊपर थिन होता चला जा रहा है और आउटर स्पेस में मिक्सअप हो रहा है. ओके, ओके सर, इट मूव्स विद द अर्थ एट द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन. आपको समझ आ गया ना बोर्ड में मैंने जो समझाया? सो अब अर्थ के साथ वो सेम स्पीड और डायरेक्शन के साथ एटमॉस्फेयर मूव करता है. Okay, so Earth atmosphere is about 480 kilometer thick, but about 80% of atmosphere is within 16 kilometers. Earth से ऊपर 16 किलोमीटर तक 80% of atmosphere आ जाता है, और बाकी atmosphere कितना thick है? 480 kilometers. There is no exact height where the atmosphere ends. It just gets thinner and thinner until it merges with the outer space. कोई एग्जैक्ट हाइट नहीं है, कोई अपर लिमिट्स नहीं है एटमॉस्फेयर की. धीरे धीरे थिन होता चला जाता है और आउटर स्पेस में मर्ज होता चला जाता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. द एटमॉस्फेयर हैज वेट एंड हेंस एक्सर्ट प्रेशर. एटमॉस्फेयर के पास वेट है एंड वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. इट इज कंप्रेसिबल एंड एक्सपांडेबल. कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है. इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज नो डिफाइनाइट शेप. स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है एटमॉस्फेयर, और कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है इसका. It is near in which transfer of heat and moisture occurs. Heat और moisture transfer हो सकता है. It is a poor conductor of heat and electricity. Of course, poor conductor है heat and electricity का. Good conductor होता तो हमें चलते फिरते झटके लगते रहते, या फिर हमें heat इतनी ज्यादा मिलती कि हम जल जाते पूरे. Okay, so it is a poor conductor of heat and electricity. Okay, ये composition याद रखना. नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%. और थोड़े थोड़े ट्रेसेस है, ये नीचे लिखे हुए हैं वो गैसेस के, डाइऑक्साइड, इन सब के थोड़े थोड़े ट्रेसेस है. बाकी 90% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कवर्ड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, इन एडिशन
एयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर वेपर और सॉलिड पार्टिकल्स भी एयर में है, ठीक है। 99% ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम है, बट है, ये सब भी है ऐसा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट 99% ऑफ एयर। I told you 99% ऑफ एयर कौन कवर कर रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। देयर रेशियो बाय प्रोपोर्शन इज, ये याद रखना, बाय वेट 4:1 and by volume it is 4:1 and by weight it's 3:1, okay. Due to rapid reduction of gases with height, supplementary oxygen is needed about 10,000 feet. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर थिन होता चला जाता है, ठीक है। तो रिडक्शन होता है गैसेस का, तो ऊपर 10,000 फीट पे सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है ब्रीथ करने के लिए, तो हमें सप्लीमेंट्री कोई और सोर्स चाहिए होता है ऑक्सीजन का। फॉर एग्जाम्पल हम कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, तो हम जैसे जैसे माउंटेन क्लाइंब करते हैं, जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर थिन है कंपैरेटिवली, ग्राउंड से वहाँ एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली थिन है, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आती है ब्रीदिंग में, है ना। So atmosphere is generally well mixed. It has nearly similar composition except for ozone to the height of about 80 kilometers due to earth gravitation. Okay. एटमॉस्फेयर वेल मिक्स्ड है, सिमिलर कंपोजिशन होता है, सिर्फ ओजोन का ऐसा होता है 22-25 किलोमीटर पे ओजोन ज्यादा होता है। सो 80 किलोमीटर की हाइट तक वो वेल मिक्स्ड है, सिमिलर कंपोजिशन होता है अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से, है ना। 80 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर होता है उसको होमोस्फेयर बोलते हैं, एंड जो 80 के बाद होता है उसको हम हेट्रोस्फेयर बोलते हैं। सो इट्स क्वाइट इजी कि 80 किलोमीटर तक अर्थ ग्रेविटेशन उसको खींच के रखती है, तो 80 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर वेल मिक्स्ड है, सिमिलर कंपोजिशन है, तो 80 किलोमीटर तक वो होमोस्फियर है, फिर 80 किलोमीटर के ऊपर वो हेट्रोस्फियर माना जाता है, ठीक है। द गैसेस लाइक वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and methane vary in amount from places to places, being concentrated more in industrial areas, cities, and water bodies than in open areas. ये जो सारे गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और थोड़ा सा वाटर वेपर, ये जो गैसेस है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन होता है सिटीज में, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है। वाटर बॉडीज में वाटर वेपर ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है कंपैरिजन टू ओपन एरियाज। ओपन एरियाज में इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है इनका, जितना ये इंडस्ट्रियल एरिया, सिटीज और वाटर बॉडीज में होता है। दो वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, दिस गैसेस आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर वेदर इन लाइफ। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है ये सारे गैसेस, बट स्टिल ये वेदर और लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस, water vapor, CO2, O3, methane, and some other gases are transparent to solar radiation, but they partially absorb terrestrial radiation and radiate them. These greenhouse gases cause greenhouse effect. They keep the earth warm than it would have otherwise been. Excessive amount of these gases is causing global warming, which is serious threat to our life and needs to be limited. Okay. So, though present in small amounts, water vapor, CO2 and O3 are important. ठीक है, वो क्या करता है कि वो हीट को ट्रैप करता है। ये जो CO2, O3, वाटर वेपर है, ये सब गैसेस, ओके, ये हीट को ट्रैप करता है एंड अर्थ को वार्म रखता है, गर्म रखता है अर्थ को, हीट को ट्रैप करके अर्थ को गर्म रखता है, ओके। तो ये गैसेस इंपॉर्टेंट तो है, बट क्या प्रॉब्लम है कि ये एक्सेसिव अमाउंट में हो गए, एक्सेसिव अमाउंट में हो गए, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। Now, dry air and saturated air. Water in the atmosphere can exist in three states: solid, liquid, and gas. The concentration of water vapor rapidly decreases with height. The water vapor content in the air largely depends on its temperature. Warmer air can hold greater amount of water vapor. होता क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर चले जाते हैं, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है, एंड वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर वेपर का कंटेंट है, वो लार्जली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ओके। वार्मर एयर जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स होल्ड कर सकती है। नाउ इन ट्रॉपिक्स
air can hold as much as 4% of water vapor by volume. Water vapor is almost negligible at the poles and about 30,000 feet due to very low temperatures. ट्रॉपिक पे क्या होता है, वार्म एयर होती है ट्रॉपिक्स पे, तो एयर कैन होल्ड 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम. 4% वाटर वेपर बाय वॉल्यूम एयर होल्ड कर सकती है क्योंकि वो वार्म एयर होती है ट्रॉपिक्स के पास. बट जब हम पोलर रीजन्स में जाए, पोल्स के पास जाए, तो क्या होता है कि वहाँ कोल्ड एयर होती है और कोल्ड एयर वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ नेग्लिजिबल वाटर वेपर होता है, ना के बराबर वाटर वेपर होता है. एंड सिमिलरली 30,000 फीट पे भी बहुत लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर वाली एयर होल्ड नहीं कर सकती वाटर वेपर को, इसलिए वाटर वेपर वहाँ नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. ऊपर लिखा है ना कि लार्जली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर. वाटर वेपर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर हाई टेम्परेचर है तो वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है, लो टेम्परेचर है, कोल्ड एयर है, वो होल्ड नहीं कर सकती है. ओके. With 4% of water vapor in the air is termed as saturated air and has 100% relative humidity. Where relative humidity is less than 100%, the air is termed as unsaturated and is called dry air. क्या होता है कि 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम एयर में है तो सेचुरेटेड एयर कहलाती है, और जब सेचुरेटेड एयर होती है उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%. और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम है तो एयर इज अनसेचुरेटेड और उसको ड्राई एयर कहते हैं. सेचुरेटेड एयर वो होती है जिसमें 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम है और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होती है तो वो एयर अनसेचुरेटेड होती है और वो ड्राई एयर होती है. ओके. नाउ ये पूरा ही मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. Okay, so carbon dioxide CO2 is produced by burning of fuel, wood, etc. Its concentration is substantial in industrial areas, whereas in polar regions and higher altitudes, it's negligible. CO2 कैसे बनता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड वुड से. ठीक है, वुड जलाओ या तो फिर फ्यूल जलाओ, उससे CO2 प्रोड्यूस होता है. और इनकी कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. बट पोलर रीजन्स और हायर एल्टीट्यूड्स में नेग्लिजिबल होती है. पोलर रीजन्स हो गया, फिर हम हायर रीजन्स हो गया ऊपर, लाइक अर्थ से थोड़ा दूर, तो वहाँ नेग्लिजिबल होती है इनकी, मतलब ना के बराबर होता है ये. A large amount of CO2 is dissolved in oceans. Oceans में large amount of CO2 dissolved है. And plants absorb CO2, use its carbon as food and release O2 in the atmosphere. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. प्लांट्स क्या absorb करते हैं, CO2 absorb करते हैं, उसका कार्बन फूड बनाने में वो यूज कर लेते हैं और O2 रिलीज कर देते हैं हमारे लिए. Now ozone. Ozone forms in the upper atmosphere. It absorbs the UV radiation from the sun and raise temperature. O3 molecules then become heavier and sink and accumulated in the lower layers. Ozone protects us from the ill effects like skin cancer, sunburn, and cataracts of UV radiation. Appreciable O3 is found between 10 to 50 kilometers and maximum concentration at 20 to 25 kilometers. ओजोन कहाँ पे फॉर्म होता है, अपर एटमोसफियर में फॉर्म होता है. ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. ये एक्चुअली क्या करता है, ओजोन जो है, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन रेडिएट करता है. इसलिए वो अर्थ को वार्म रखता है, अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने दे रहा है बट वो खुद ऑब्जॉर्ब करके फिर हीट पहुंचा रहा है हमारे तक. ठीक है. फिर क्या होता है, then the ozone molecules later moved up and collect in lower layers. वो नीचे आ जाता है फिर, और वो मतलब नीचे वो कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो फिर हैवी बन जाता है इसलिए नीचे आ जाता है फिर वो. ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इल इफेक्ट्स. ऑफ कोर्स इल इफेक्ट से हमें ओजोन बचाता है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, सनबर्न हो गया, कैटरेक्स हो गया. कैटरेक्स क्या होता है, आई डैमेज होता है, तो इनसे हमें ओजोन बचाता है. अब ओजोन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, 10 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, बट मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ होता है, 20 to 25 किलोमीटर पे. ये मार्क कर लीजिए. सो अब मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ओजोन में होल्स पड़ते जा रहे हैं और ओजोन थिन होता चला जा रहा है. ये क्यों हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से.
अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि मैनमेड केमिकल्स है, जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स होता है, एयर कंडीशनर होता है, क्लीनिंग स्प्रेज होता है, सॉल्वेंट्स होता है, ये सब क्या रिलीज करता है? हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर हेलोकार्बन्स, ये रिलीज करता है। ठीक है, ये रिलीज होते ही ये ऊपर जाता है। ये जो गैस जो रिलीज करा, हार्मफुल गैस जो ये ओल्ड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर ने जो रिलीज करा, वो ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन कहाँ है? 20 to 25 किलोमीटर पे। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में ये जाता है, ये गैसेस ऊपर जाके क्या करता है, ये गैसेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इसलिए ये टूट जाते हैं, इसको फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। इनका टूटना डायरेक्ट सनलाइट से, इसको फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। अब ये टूट जाता है, और टूटते किस में है? क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे एटम्स में। अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत हाईली रिएक्टिव एटम्स है, इसलिए वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, ओजोन पे अटैक करते हैं। ओजोन पे अटैक करता है तो उससे क्या होता है कि जो O3 है, ओजोन O3, वो कन्वर्ट हो जाता है O2, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो हमें यूवी रेस से नहीं बचा सकता, तो इसीलिए ओजोन में होल्स पड़ रहे हैं, वो थिन होता चला जा रहा है। क्योंकि मैं फिर से समझाती हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है कि ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, क्लीनिंग स्प्रे, सॉल्वेंट्स, इन ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोकार्बन। ये ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, ओके। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाते हैं ये गैसेस। गैसेस ऊपर जाके डायरेक्ट सनलाइट इन पे पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट इन पे पड़ती है, ये टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं? एटम्स लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन में टूटते हैं। ये क्लोरीन ब्रोमीन देन अटैक करता है ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर पे अटैक करता है, इसलिए ये क्लोरीन ब्रोमीन बहुत रिएक्टिव एटम्स है। वो अटैक करता है, O3 O2 में कन्वर्ट हो जाता है। O3 O2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्या हुआ? ओजोन लेयर खत्म हो गया, वो ऑक्सीजन बन गया। इसलिए ओजोन लेयर में होल्स पड़ते जा रहे हैं, और ये बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि ऐसे तो खत्म हो गया तो हमें बचाएगा कौन? यूवी रेस से, है ना। तो ये पूरा ये पैराग्राफ में वही लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिए। ओजोन के अलावा और भी पार्टिकल्स होता है एयर में, जैसे कि सॉल्ट पार्टिकल्स है। ये ओशन की वजह से होता है, सी वाटर जब इवापोरेट होता है तो सॉल्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं एयर में। डस्ट फ्रॉम द ड्राई डेजर्ट लाइक प्लेसेस, और स्मोक इंडस्ट्रियल एरियाज के वेस्ट और उनकी वजह से होता है। ठीक है, नाउ दिस पार्टिकल कैन ब्लॉक सनलाइट। ये सनलाइट को ब्लॉक कर सकता है, और स्काई को हैजी और ऐसा विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो सनलाइट को ब्लॉक करके स्काई को हैजी दिखा सकते हैं, और विजिबिलिटी भी लो कर देते हैं। और ये टेम्परेचर को कूल और वार्म, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। ये पार्टिकल्स कंडेंसेशन पॉइंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि एयर में जो पार्टिकल्स होता है वाटर वेपर के, वो इन पार्टिकल्स, ये सॉल्ट पार्टिकल्स वगैरह जो स्मोक और ये सब जो है, उनके साथ अटैच हो जाता है। क्या? वाटर वेपर एयर में जो है, वो ये पार्टिकल्स, जैसे कि ये हमने देखा सॉल्ट, सॉल्ट पार्टिकल्स, देन स्मोक, इन सब के साथ वो स्टिक हो जाता है। कौन? वाटर वेपर स्टिक हो जाता है और टाइनी ड्रॉप्स फॉर्म कर लेता है, एंड देन वो क्लाउड और फॉग फॉर्म हो जाता है इस वजह से। तो अब इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होता है कि इधर स्मोक बहुत ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो फॉग और स्मोक मिक्स हो जाता है। जैसे कि वाटर वेपर्स जो है, वो ये स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है, एंड देन वो स्मोक बनाता है। क्या फॉर्म करता है? स्मोक फॉर्म करता है, क्योंकि स्मोक भी है फॉग भी है, दोनों मिक्स होके क्या फॉर्म करता है? स्मोक, इधर लिखा हुआ है। Okay? तो ये पैराग्राफ में वही था। ओके, vertical distribution of air mass due to gravitation attraction. The approximate distribution of air mass with height is below 6 km, half below 10 km, third fourth below 35 km, 99%. 6 किलोमीटर के नीचे हाफ ऑफ द एयर मास आ जाता है इधर ही। 6 किलोमीटर तक हाफ ऑफ द एयर मास इधर ही होता है। ओके, half of the atmosphere's mass is within the first 6 kilometer of Earth's surface. Okay, this includes the troposphere where the most weather events happen.
वेदर इवेंट्स जो भी होती है कहाँ आकर होती है, ट्रोपोस्फियर में। तो ये 6 किलोमीटर तक हाफ ऑफ द एयर मास भी आ रहा है और इसमें क्या आता है, ट्रोपोस्फियर भी आ जाता है। नाउ मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस आर हियर। ऑक्सीजन जो अपने ब्रीथ करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन 6 किलोमीटर तक होता है। देन एयर प्रेशर में, टेम्परेचर में जो भी चेंजेस आते हैं ये 6 किलोमीटर तक आता है, क्योंकि हाफ ऑफ द एयर मास कहाँ है, 6 किलोमीटर तक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 10 किलोमीटर के नीचे 75% ऑफ एयर मास आ जाता है। ये स्टिल लोअर पार्ट है। 10 किलोमीटर तक भी एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है। ये 10 किलोमीटर में भी ट्रोपोस्फियर ही आता है। ट्रोपोस्फियर मतलब अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। 6 किलोमीटर में भी ट्रोपोस्फियर था, 10 किलोमीटर में भी अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर आता है। अगर हम एग्जैक्ट 10 किलोमीटर पे खड़े हैं तो 75% ऑफ एयर मास हमारे नीचे है, ठीक है। तो एरोप्लेन्स यही एरिया में फ्लाई करते हैं 10 to 12 किलोमीटर में। वाई? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वहाँ बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि 75% ऑफ द एयर मास इज बिलो यू। एयर प्रेशर कहाँ, तुम पे थोड़ी लगेगा, ठीक है। इसलिए 10 to 15 किलोमीटर में कमर्शियल एयरप्लेन्स फ्लाई करता है, cause 75% ऑफ एयर मास इज बिलो दैट। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मगज में बैठ जाए, ठीक है ना। हाँ, इधर ऑक्सीजन बहुत कम होता है 10 किलोमीटर पे, जहाँ 75% तुम्हारे नीचे है तो ऑक्सीजन ऑफ कोर्स बहुत कम होगा, ठीक है ना। बिलो 35 किलोमीटर 99% ऑफ तुम्हारे नीचे ही है। 99% ऑफ एयर मास तुम्हारे नीचे ही है। स्ट्रेटोस्फीयर आता है इसमें 35 किलोमीटर पे, स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा मेसोस्फीयर भी आता है, ठीक है। ये लेवल पे 99% ऑफ एयर मास तुम्हारे नीचे है, ठीक है। अब इस पॉइंट से तुम ऊपर जाओगे, अगर तुम 35 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो एटमोसफेयर बहुत ही थिन है, बहुत थिन है। और कहाँ पे है, इतना थिन है कि स्पेस की एज पे है। 99% ऑफ एयर मास तुम्हारे नीचे है 35 किलोमीटर पे, तो इसके ऊपर तुम जाओगे तो बहुत एटमोसफेयर थिन है, और एकदम ऐसा लगता है कि हम स्पेस की एज पे है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स 99% तो तुम्हारे नीचे है, तो ऊपर क्या बचेगा, बहुत कम बचेगा, है ना। ओके, सो हम आज यहाँ तक रखते हैं। हमने आज क्या क्या कवर किया, हमने एटमॉस्फेयर कवर किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए, देन कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का कवर किया, ग्रीन हाउस गैसेस कवर किया, ड्राई एंड सैचुरेटेड एयर कवर किया, कार्बन डाइऑक्साइड कवर किया, ओजोन कवर किया, एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास कवर किया। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पायलट पाथवे, ओके। एंड मैं नीचे डीपीपीज भी डाल देती हूँ एंड आईसी जोशी की पीडीएफ भी डाल दूंगी। एंड ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल रही हूँ, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स भी कर सकते हो इधर आप, एंड ऑल्सो आप वहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, आई विल श्योरली आंसर। इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे फॉलो कर लेना और इधर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।